हेलो बच्चों, तो आप सभी को राधे राधे प्रणाम। और आप सभी का एक बार और स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस 9th-10th पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पढ़ाते हैं साइंस, और आज हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान देते हुए आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आ गए हैं, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, या फिर हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप लोगों का बिना समय गवाए। और अगर ये लेक्चर आप लोग को पसंद आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जो जीव होता है वो क्या है। तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसके अंदर जैव प्रक्रम है वो सजीव कहलाएगा या फिर जीव कहलाएगा। जनन क्या होता है बच्चों, तो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने का जो क्षमता होता है वह जनन कहलाता है। अब कैसे करते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इसमें हम लोग को नर के जनन तंत्र के बारे में पढ़ना होगा, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना होगा, पुष्प यानी पेड़ पौधों के लैंगिक भाग के बारे में पढ़ना होगा, और ये आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। शुक्राणु का स्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो हम लोग का प्रमुख बिंदु है जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का हो सकता है, लैंगिक जनन क्या है, नर जनन तंत्र क्या हो सकता है, मादा जनन तंत्र क्या है, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कैसे हो सकता है, अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का हो सकता है, या फिर जनन स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर और शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जनन, जनन क्या होता है, जनन को इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जान सकते हैं। तो बच्चों क्या है, वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं, जो प्रजातियों की निरंतरता और अनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। यानी जनन क्या होता है बच्चों, जनन को आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने का क्षमता ही जनन कहलाता है। और जनन जरूरी क्यों है, जनन जरूरी है अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने के लिए, और जनन जरूरी है एक लक्षण को दूसरे लक्षण, एक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने के लिए भी जनन का आवश्यकता पड़ता है। दो प्रकार का होता है बच्चों, लैंगिक जनन जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, और अलैंगिक जनन जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए बच्चों, जनन का आवश्यकता क्यों है। जनन की मुख्य आवश्यकताएं और महत्व यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जनसंख्या में वृद्धि के लिए, विविधता और विकास के लिए, और वंशानुक्रम के लिए, और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग को जनन का आवश्यकता पड़ता है। देखिए जनन के माध्यम से ही कोई प्रजाति जनन के माध्यम से ही कोई प्रजाति समय के साथ बची रहती है। यदि जनन नहीं होगा तो जीव वृद्ध होकर मर जाएंगे और प्रजाति समाप्त हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई कुत्ता है और वो जनन नहीं कर रहा है, तो इस समय आएगा कि उस प्रजाति का कुत्ता आप लोग को दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि, यह जनसंख्या में वृद्धि तो जान ही रहे हैं। अगर कोई एक जीव है तो अगर उसको अपना संख्या बढ़ाना है तो उसको जनन करना पड़ेगा, और जब वो जनन करेगा तो जैसे और जीव को उत्पन्न कर देगा, वही तो जनन का परिभाषा है। विविधता और विकास के लिए, यानी एक दूसरे से जो विभिन्नता है वो भी हम लोग को जनन के दौरान देखने को मिल जाता है, जिसको इंग्लिश में वेरिएशन के नाम से जाना जाता है, और इवोल्यूशन मतलब विकास। विशेष रूप से लैंगिक जनन के दौरान संतान में अनुवांशिक विभिन्नता आती है, जो पर्यावरण में बदलाव के साथ उनके जीवित रहने और विकास में सहायक होती है। यानी जब लैंगिक जनन होता है तब हम लोग को अधिकतर विभिन्नता देखने को मिलता है बच्चों। क्यों, क्योंकि जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो युग्मक का आपस में निषेचन होता है, एक नर और एक मादा। तो कुछ लक्षण नर में से आता है और कुछ लक्षण मादा में से, और इसीलिए वहां पर विभिन्नता देखने को मिल जाता है जो जीव बनता है। और जीव की उत्तरजीविता को बनाए रखने में भी जनन मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि दो प्रकार के कीड़े प्रकृति में उपस्थित हैं, एक ब्राउन कलर का और एक ग्रीन कलर का, और वो दोनों ब्राउन कलर के स्टेम यानी ब्राउन कलर के तने वाले पेड़ पे रहते हैं। तो जब कोई चिड़िया आएगी उसको खाने, तो जो ब्राउन कलर का कीड़ा है वो अपने विभिन्नता के कारण वो जीवित रह जाएगा, क्योंकि चिड़िया को वो ब्राउन कलर वाला कीड़ा उसके तना में दिखेगा नहीं, लेकिन जो ग्रीन कलर वाला है वो आसानी से दिख जाएगा और चिड़िया उसको खा भी जाएगी और वो समाप्त हो जाएगा।
तो जो जनन है बच्चों, जो विभिन्नता है, जनन की वजह से विभिन्नता आता है और उसकी वजह से उत्तरजीविता बनाए रखने में भी मदद मिलता है। तो चलिए हम लोग वंशानुक्रम क्या है बच्चों, तो जो माता पिता से लक्षण का ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हो रहा है, वही क्या होता है, वंशानुक्रम। पारिस्थितिक संतुलन क्या है बच्चों, तो यह जीव जंतुओं और वनस्पति के अस्तित्व को बनाए रखने, पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन को सुनिश्चित करता है। उसके लिए भी क्या, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी जनन का आवश्यकता होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और आगे देखते हैं। अब देखिए जनन के मूल तत्व, देखिए इसके मूल तत्व में डीएनए का फुल फॉर्म डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसके मूल तत्वों में डीएनए, प्रतिकृति, कोशिका के विभाजन, युग्मक निर्माण यानी गैमेट का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, पुरानी प्रकार की कोशिका से नई प्रकार की कोशिका का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, और डीएनए का भी रिप्लिकेशन हो जाएगा, यानी पुनरावृत्ति एक तरीके से नए उसी तरीके के डीएनए का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। निषेचन भी हो सकता है जनन का मूल तत्व। निषेचन मतलब नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना, उसी को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। जो लैंगिक जन्म में अनुवांशिक विविधता लाते हैं, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो विविधता हम लोग को देखने को मिल जाता है। विविधता या फिर भिन्नता होता है क्या है बच्चों, एक ही माता पिता के संतान के रूप, रंग, शारीरिक संरचना या मानसिक क्षमता में असमानता को ही विभिन्नता कहते हैं। जैसे एक ही माता पिता के दो संतान भी लगभग पूरी 100% समानता नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, तो वो विभिन्नता के कारण होता है। विभिन्नता क्यों आता है, तो वो लैंगिक जन्म के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि नर और मादा दोनों का युग्मक आपस में मिलता है, तो कुछ लक्षण नर में से आता है और कुछ लक्षण मादा में से। और विभिन्नता भी जीव को उसके उत्तरजीविता को बनाए रखने में मदद करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए प्रकार, जनन मुख्य रूप से देखिए कितने प्रकार, मतलब विभिन्नता कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे हम लोग। एक होता है जननिक विभिन्नता और एक होता है दैहिक विभिन्नता। तो जो जननिक विभिन्नता होता है बच्चों, उसके वजह से क्या होता है, डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, और जब डीएनए में परिवर्तन हो जाता है तो वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन दैहिक विभिन्नता में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण, मतलब जो भी विभिन्नता आएगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ और पैर कट गया, मान लीजिए पैर कट गया, तो अब आपका जो बच्चा होगा उसका पैर कटा हुआ नहीं होगा। तो ऐसा जो विभिन्नता है वो दैहिक विभिन्नता है। लेकिन मान लीजिए आपके जीन में ही कुछ बदलाव आ गया, ठीक है, तो उस प्रकार से वो डीएनए में लगातार परिवर्तन होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा विभिन्नता जो होगा वो जनिक विभिन्नता कहलाएगा, जो कि डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है। और दैहिक विभिन्नता क्या होता है, वो वातावरण के कारण या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। अब देखिए महत्व क्या होता है बच्चों, तो यह जीवों को बदलते वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। जो विभिन्नता होता है वो क्या करता है, जीवित रहने में भी मदद करता है और नई प्रजाति के विकास का आधार भी है। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है बच्चों, एक अलैंगिक जनन जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, और एक लैंगिक जनन जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए बच्चों अलैंगिक जनन क्या है, तो इसमें एक जनक ही नई संतति उत्पन्न करता है और संतानें अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है बच्चों, किसी दो पेरेंट का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेसिंग नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें मान लीजिए कोई ये जो जीव है यही टूट कर अपने जैसे संतान का निर्माण कर लेगा, या फिर इसी एक ही जीव से अपने जैसे जो पैतृक जीव है उससे संतति जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में किसी दो जीव का आवश्यकता नहीं पड़ता, इसमें एक ही जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने का क्षमता रख पाता है। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे विखंडन को फिजन के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें एक परिपक्व जीव यानी जब जीव पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव में आपको विखंडन देखने को मिल जाएगा। जैसे अमीबा, पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, जो जीव होता है वो विभाजित होकर द्विभाग में टूट जाएगा या फिर दो से अधिक भाग में टूट जाएगा। तो जब जीव दो भाग में टूट जा रहा है तो उसको हम लोग द्विखंडन के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बाइनरी फिजन के नाम से जाना जाता है। और जब बहुत सारे भाग में टूट जा रहा है तो उसको हम लोग बहुखंडन के नाम से जानेंगे और इंग्लिश में मल्टीपल फिजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया गया है।
तो अमीबा में भी विखंडन का प्रक्रिया हो रहा है। ये एक अमीबा परिपक्व होकर धीरे धीरे इसका केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जा रहा है और फिर पूरे अमीबा अलग अलग विभक्त हो जा रहा है। यानी एक ही जीव से दो अलग अलग संतति का निर्माण हो जाए या फिर एक ही जीव अपने जैसे संतान को बनाने में का क्षमता रखता है। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं और ये अलैंगिक जनन भी विखंडन है। ठीक है, और विखंडन में भी दो प्रकार से होता है, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए द्विखंडन क्या होता है, जिसको हम लोग बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। इसमें एक जनक कोशिका, यानी जैसे इसका नाम है द्विखंडन, यानी इसमें जीव दो भागों में टूट जाएगा। इसमें देखिए एक जीव है जो दो भागों में विभक्त हो जाएगा और ऐसा अलैंगिक जनन द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, आप लोग अमीबा में देख रहे होंगे ये द्विखंडन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है बच्चों, तो नाम है इसका बहु, मल्टीपल फिजन, यानी मल्टीपल टाइम जो डिवीजन होता है इसमें, जिसमें जो एक ही जीव बहुत सारे जीव का फॉर्मेशन कर सकता है। क्या लिखा है, अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है, यानी बहुविखंडन भी एक प्रकार का अलैंगिक ही प्रजनन है, जिसमें एक जनक कोशिका प्रतिकूल परिस्थिति में विभाजित होकर एक साथ कई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यानी जब वो अपना प्रतिकूल फेवरेबल कंडीशन पाता है, प्रतिकूल परिस्थिति पाता है, तो वो अपने शरीर को कई भागों में, ये देखिए एक शरीर से कई भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर देता है। इस प्रकार का जो विखंडन है वो बहुविखंडन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा, जो कि हम लोग को प्लाज्मोडियम, अमीबा या फिर शैवाल में देखने को मिल जाता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ पर देखिए खंडन, खंडन मतलब होता है टूट जाना, फ्रेगमेंट। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कोई जीव जो होता है वो टूट कर अपने जैसे संतान का फॉर्मेशन कर देता है और ये भी एक तरीके से विखंडन एक तरीके का प्रोसेस है। लेकिन जो विखंडन है वो हम लोग को मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिल जाएगा और जो खंडन है वो हम लोग को बहुकोशिकीय जीवों में देखने को मिल सकता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, ये एक प्रकार का शैवाल है, मतलब एल्गी है, जिसमें आप लोग को खंडन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, कोई जीव जो होता है वो खंड में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड ग्रो होके वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो खंडन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है बच्चों, इसमें कोई जीव जो रहता है उसके शरीर में से एक संरचना बाहर निकलती है और धीरे धीरे वो वृद्धि करता है। वृद्धि करके वो अपने जैसे जीव का एक फॉर्मेशन कर देता है और जब उस संरचना में, जिसको हम लोग मुकुल के नाम से जानते हैं, जब ये संरचना पूरी तरीके से ग्रो हो जाती है तो पैतृक शरीर से अलग होकर संतति शरीर का फॉर्मेशन कर देती है, इसका निर्माण कर देता है। और ये जो प्रक्रिया है बच्चों, ये भी एक तरीके का अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें किसी दो जीव का आवश्यकता नहीं पड़ रहा है और इसमें कोई निषेचन भी नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, खाली एक जीव है, इस जीव में एक उभार जैसा संरचना निकला, ये उभार जैसा संरचना धीरे धीरे वृद्धि किया और जब पूरी तरीके से वृद्धि कर लिया तो अपने उस पैतृक शरीर से अलग होकर एक अपने जैसे शरीर का फॉर्मेशन कर लिया। और इस प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन या फिर इंग्लिश में बडिंग के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग को ईस्ट हाइड्रा या फिर स्पंज में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, बीजाणु द्वारा जनन, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी एक तरीके से बहुखंडन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन विधि है, जिसमें जैसे कवक जो शैवाल हैं और कुछ पौधे जैसे फर्न, वो बीजाणु नामक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली संरचनाओं के माध्यम से वंश बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रतिकूल परिस्थिति में जीव की रक्षा करती है और अनुकूल वातावरण मिलने पर नए जीव में अंकुरित हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी के अंदर कई छोटे छोटे बीजाणु का फॉर्मेशन हो गया और जब प्रतिकूल परिस्थिति आए तो बीजाणुधानु फटा, भ्रष्ट हुआ और प्रत्येक छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर है वो एक नए जीव के रूप में डेवलप हो गया। उम्मीद है बच्चों की ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि एकदम लगभग बहुविखंडन से ही मिलता जुलता है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए कायिक जनन। कायिक जनन, उसका नाम है क्या बच्चों, कायिक और जनन। जनन मतलब अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने का क्षमता, और कायिक मतलब कायिक भाग जैसे जड़, तना और पत्ती। यदि किसी जीव में उसके कायिक भाग से जनन होता है और उससे अपने जैसे संतान को उत्पत्ति हो जाता है तो वो कायिक जनन कहलाता है। जैसे कि देखिए कायिक जनन का कायिक भाग क्या है, जड़ यानी रूट,
तना यानी स्टेम और पत्ती मतलब लीव्स, यानी जड़ तना अगर पत्ती से जनन हो रहा है तो वो प्रक्रिया हम लोग को कायिक जनन के नाम से जानेंगे। जैसे कि ये भी एक तरीके का अलैंगिक जनन ही है, जैसे आलू अदरक में हम लोग को देखने को मिल जाएगा प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से, जैसे कलम वलम लगाना, जैसे गुलाब का जो है, गुलाब का आप डंठल काट दीजिए और फिर नए गुलाब का फॉर्मेशन उससे आप कर सकते हैं। आलू को काट काट के नए आलू का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो जनन है बच्चों वो कायिक जनन कहलाएगा और ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन का ही भाग है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई दो पेरेंट का इन्वॉल्वेशन होता है, ठीक है, एक नर और एक मादा। जब ये दोनों आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो नर जो होता है नर युग्मक का फॉर्मेशन करेगा, मादा से मादा युग्मक का फॉर्मेशन होता है, और जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं उस प्रक्रिया को निषेचन करते हैं, फिर जाइगोट और उससे एम्ब्रियो और उससे फीटस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन क्या है। तो लिखा है बच्चों जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग नर और मादा के युग्मक के संलयन से युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, जो अंततः एक नए जीव को विकसित करता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन शामिल है जिससे अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है और संतति माता पिता के समान होने के बावजूद उनसे भिन्न होते हैं। कभी भी आप देखे होंगे जो पेरेंट होता है उसका जो फीटस होता है, उसका जो बेबी होता है वो एकदम सिमिलर नहीं होता है पेरेंट से। हाँ, कुछ लक्षण मिलेगा लेकिन एकदम सेम टू सेम कॉपी एग्जैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? तो उसमें लैंगिक जनन जो होता है कुछ लक्षण माता का आ जाता है और कुछ लक्षण पिता का आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो दोनों उसी पेरेंट का बच्चा होगा लेकिन उससे थोड़ा सा आप लोग को भिन्न देखने को मिल जाएगा। और लैंगिक जनन में होता क्या है, इसमें दो अलग अलग गैमेट वाले दो अलग अलग लिंग वाले ऑर्गेनिज्म जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा, ठीक है। अब नर जो है उससे नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है और मादा से मादा युग्मक का। नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उस प्रक्रिया को निषेचन करते हैं, और निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो जाता है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और उससे जाइगोट आगे जो युग्मक है युग्मनज वो आगे विकसित होते होते एक बच्चे का फॉर्मेशन कर देता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है बच्चों। तो पौधों में लैंगिक जनन भी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जो फूल है, जो पौधे का कायिक भाग होता है जड़ तना और पत्ती, और पौधे का जो लैंगिक भाग होता है वो बच्चों होता है पुष्प, ठीक है। तो लैंगिक जनन जब होगा तो पुष्प का बात होगा, और जब अलैंगिक जनन होगा तो कायिक भाग का बात होगा, जैसे जड़ तना और पत्ती। ब्रायोफिलम नाम का जो पत्ती है उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा कायिक जनन के रूप में। गुलाब भी आप लोग को कायिक जनन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पौधों में लैंगिक जनन किसके सहारे से होगा बच्चों? तो फूल यानी पुष्प के सहारे से होगा, और पुष्प में ही नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित हो सकता है, या फिर अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यानी तो अलग अलग होगा, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सेम दोनों देखने को मिल जाएगा। जो नर भाग है उसको हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं, और जो मादा भाग है उसको स्त्री केसर के नाम से जाना जाएगा, या फिर हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। जन्नांग नर और मादा दोनों जन्नांग भाग लेते हैं लैंगिक जनन में, और फिर उसके बाद क्या होता है इसमें परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। अभी हम लोग आगे स्ट्रक्चर देखेंगे फूल का, तो उसमें हम लोग को समझ में आएगा कि कौन सा नर भाग है, कौन सा मादा भाग है, कौन सा परागकोश है, कहाँ परागकण है, कौन सा तंतु है, कौन सा वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, बीजांड है, सबका संरचना हम लोग आगे देखेंगे और हम लोग समझ जाएंगे जो जो इसमें लिखा है। तो इस जो पौधों में जनन होता है उसमें सब भाग लेते हैं, नर भाग भी मादा भाग भी। परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, फिर वहां से पराग नली डेवलप होता है, फिर वो बीजांड तक पहुंचता है, और फिर उसमें निषेचन हो जाता है, और फिर जो है कि नए फल का निर्माण हो जाता है। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। अब देखिए पौधों में लैंगिक जनन के मुख्य चरण, सबसे पहले फूल फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म जो पौधा होता है उसका प्रजनन अंग है, जिसमें मुख्य रूप से 4 भाग होता है, एक दल और एक बाह्यदल और एक पुंमंग और एक स्त्री केसर या फिर जायांग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 भाग होता है, बाह्यदल जिसको हम लोग सेपल के नाम से जानते हैं, पंखुड़ी जिसको हम लोग पेटल या फिर इसको हम लोग दल के नाम से भी जान सकते हैं, पेटल के नाम से भी जान सकते हैं, पुंकेसर जिसको स्टेमन के नाम से जानते हैं, स्त्री केसर जिसको पिस्टिल या फिर कार्पल के नाम से जानते हैं, और ये एक डंठल जैसे संरचना से जुड़ा होता है जिसको हम लोग पेडिकल के नाम से जानते हैं, जो पराग
जो परागण और निषेचन के द्वारा बीज व फल का निर्माण करता है। तो परागण क्या है बच्चों? तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने का प्रक्रिया परागण है, और निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मक का मिलना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर फूल का संरचना दिखा है। तो फूल का मुख्य रूप से 4 भाग यहाँ पर दिया होगा, जैसे कि बाह्य दल और दल, जिसको हम लोग पंखुड़ी के नाम से भी जानते हैं, और पुंकेसर यानी नर वाला हिस्सा, और मादा वाला हिस्सा। तो नर वाले हिस्सा में भी हम लोग देखेंगे परागकोश, तंतु, फिर उसके बाद मादा वाले हिस्सा में भी वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले बाह्य दल क्या होता है? तो किसी भी फूल का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, हरा कलर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, वो बाह्य दल कहलाता है। जब पुष्प जो होता है छोटा होता है तो ये उसका रक्षा करने का काम करता है। पंखुड़ी या फिर दल क्या होता है? ये कलरफुल भाग होता है, जो कि दल से एक स्टेप आगे होता है, यानी दल से ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है। कलरफुल भाग होता है, पॉलिनेशन यानी परागण में मदद करने का काम करता है, कीट को आकर्षित करने का भी काम करता है। पुंकेसर क्या है बच्चों? तो पुंकेसर जो पुष्प का है वो नर हिस्सा है, जिसमें परागकोश और तंतु एक धागे जैसा संरचना होता है। जो परागकोश होता है उसमें छोटा छोटा दाने जैसा संरचना इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग परागकोश के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में पोलन ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और तंतु जो क्या है बच्चों? तो परागकोश को जो सहारा देता है, धागे जैसा संरचना, उसको हम लोग तंतु या फिर फिलामेंट के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर मादा भाग लिखा है स्त्री केसर। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो स्त्री केसर है वो 3 भाग होता है उसका, प्रमुख रूप से एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक अंडाशय। तो वर्तिकाग्र क्या होता है बच्चों? तो जहां पर पराग कण आएगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो भी उसका एक बार आगे बढ़ाइए, देखिए फ्लावर वाले स्ट्रक्चर पर लाइए तो, और आगे। हाँ तो देखिए यहाँ पर फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर आ रहा है? तो आप लोग को क्लियर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक कलरफुल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक ये हरा कलर का स्ट्रक्चर है। तो ये जो हरा कलर का संरचना नीचे आप लोग को दिख रहा है, ये है उसका क्या? ये है उसका बाह्य दल। ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है दल, और ये जो भाग दिख रहा है आप लोगों को ये है मादा भाग, स्त्री केसर। ठीक है, और ये जो आप लोग को अनेक डंठल जैसा संरचना दिख रहा होगा इधर किनारे किनारे, ये है पुंकेसर। ठीक है, तो पुंकेसर में भी ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है परागकोश, और ये जो धागे जैसा संरचना दिख रहा है ये है तंतु। ठीक है, परागकोश के अंदर भी जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होगा वो होगा परागकण। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये फीमेल पार्ट है, और इसमें सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो है वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो है वर्तिकाग्र, और ये जो ट्यूब जैसा, ये जो नली जैसा संरचना दिख रहा है वो है वर्तिका, और ये जो नीचे फूला हुआ संरचना दिख रहा है ये है अंडाशय, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बीजांड। तो अब परागकण क्या, परागण क्या होता है बच्चों? तो ये परागकोश है, परागकोश से निकलकर परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने का प्रक्रिया, परागकोश से निकलकर परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो प्रक्रिया है वो कहलाता है परागण। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर वर्तिकाग्र के पास परागकण आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए परागकण आ गया है, और यहाँ पर एक ट्यूब ग्रो हो रहा है जिसको हम लोग पराग नली के नाम से जानते हैं, और उसी पराग नली से होता हुआ परागकण आ जाता है बीजांड तक। और जो परागकण होता है वो नर वाले भाग से आया होता है, यानी नर युग्मक होता है, और ये मादा भाग होता है, और इसमें जो युग्मक होता है वो मादा युग्मक होता है। और जैसे ही वो बीजांड में प्रवेश करता है तो नर भाग का मादा भाग से जो मिलन होता है वही कहलाता है यहाँ पर निषेचन। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप भी बहुत सारा बदलाव देखने को हम लोग को मिल जाता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग जो हम समझाने जा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार पीछे आते हैं और देखते हैं, और पीछे, हाँ देखिए, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा वर्तिकाग्र क्या है। तो पराग कणों को ग्रहण करने वाला चिपचिपा शीर्ष वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिका क्या है? पराग कणों को अंडाशय तक पहुंचाने वाला जो नली है वो वर्तिका है। अंडाशय क्या है? आधार का फूला हुआ भाग जिसमें बीजांड होता है वो क्या कहलाता है? जो बाद में बीज बन जाता है वो अंडाशय कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। पुष्प भी देखो 2 प्रकार का होता है, कंप्लीट फ्लावर और एक इनकम्प्लीट फ्लावर। पूर्ण पुष्प क्या है बच्चों? जो हम लोग पुष्प में 4 चीज अभी मेन देखे, एक बाह्य दल, दल और पुमंग और स्त्री जायांग, या फिर पुंकेसर या फिर स्त्री केसर। ठीक है, यानी बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। यदि किसी पुष्प में चारों भाग उपस्थित हैं तो वो पूर्ण पुष्प या फिर कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। और इस चारों
भाग में से कोई भी एक भाग अनुपस्थित है तो वो अपूर्ण पुष्प या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग, आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो चार चीज क्या क्या बताए हम, वो देखिए, ये बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, जिसमें ये चारों चीज होगा वो कंप्लीट फ्लावर, और जिसमें चारों में से कोई भी एब्सेंट है वो इनकम्प्लीट फ्लावर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए परागण क्या होता है, तो पहले हम आप लोग को बता दिए थे उस स्ट्रक्चर के माध्यम से, और इसके माध्यम से भी समझा देते हैं। परागण क्या होता है, तो पराग कण का पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने का प्रक्रिया परागण कहलाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और परागण के लिए अलग मतलब पानी की मदद से भी हो सकता है, हवा की मदद से भी हो सकता है, और जंतुओं की मदद से भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि परागकण जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ है, वो हवा से भी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, पानी की वजह से भी जा सकता है, और हो सकता है कोई बी बैठी फूल पे, कोई मक्खी बैठे और उसके पैर में भी चिपक के दूसरे पुष्प तक पहुंच सकता है। परागण दो तरीके से हो सकता है बच्चों, एक स्वपरागण और एक पर परागण। स्वपरागण का क्या होता है बच्चों, तो जब एक ही फूल के पराग कण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, यानी जब एक ही कोई एक पेड़ है, उसका एक पुष्प में से परागकण निकला और उसी पेड़ के किसी दूसरे पुष्प में गया, तो ये जो प्रक्रिया है ये स्वपरागण कहलाएगी। और पर परागण क्या है बच्चों, किसी दूसरे मतलब मान लीजिए ए पौधे से निकलकर परागकोश का बी पौधे के पुष्प में जाने का जो प्रक्रिया है वो पर परागण कहलाएगा। यानी जब एक पौधे के फूल के पराग कण किसी अन्य पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसको हम लोग पर परागण या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन, और परागण को पॉलिनेशन, और पराग कोश को पोलन ट्यूब। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा इतना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए वही पॉलिनेशन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है कि ये देखिए पुष्प है, इसमें से ये पुष्प है, पुष्प को जूम किए हम लोग, ये पूरा पेड़ के साथ पुष्प है। ठीक है, इसमें देखिए कायिक भाग भी दिख रहा है, ये देखिए ये पत्ती है, ये तना है, ये जड़ है, ये कायिक भाग है, ये पुष्प है, ये लैंगिक भाग है पौधे का। ठीक है, पुष्प को हम लोग जूम किए तो पुष्प में ये देखिए ये मादा वाला हिस्सा और ये नर वाला हिस्सा, नर वाले हिस्से के पराग कोष को हम लोग और जूम किए तो हम लोग को दिखाइए, अब इसको और जूम किए तो इसमें दिखा पराग कण, ये पराग कण निकल के आया वर्तिकाग्र पर, और यहाँ से यहाँ यानी एक पुष्प मतलब पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो प्रक्रिया है परागकण का, वही कहलाता है पॉलिनेशन या फिर परागण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, निषेचन क्या होता है बच्चों, तो जो परागकण होता है, ठीक है, उसका बीजांड तक पहुंचने का प्रक्रिया वही क्या कहलाता है, निषेचन। पौधों में और जंतुओं में नर, या फिर आप लोग निषेचन को ऐसे भी बोल सकते हैं, नर और मादा युग्मक के संलयन का प्रक्रिया ही निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन कहलाता है। संलयन मतलब मिलने का प्रक्रिया। देखिए क्या लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर एक नई कोशिका युग्मक, युग्मनज या फिर जिसको इंग्लिश में जाइगोट बनाते हैं, जिससे एक नए जीव का विकास शुरू होता है। यह मनुष्यों के लिए, मनुष्यों में फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, अभी हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर, तो उसमें हम लोग देखेंगे दो ठो ओवरी है यानी अंडाशय है। अब अंडाशय में से जो नली जुड़ा है उसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। और प्रजनन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो लैंगिक प्रजनन करने वाले सभी जीवों में होती है, यानी अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो निषेचन उसमें होगा ही होगा। क्यों निषेचन होगा, क्योंकि नर और मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए निषेचन का प्रक्रिया इसमें क्या होता है, सबसे पहले युग्मक का मिलन, युग्मक का मिलन होगा, कैसे होगा, संभोग के दौरान शुक्राणु मादा प्रजनन पथ में प्रवेश करते हैं, यानी जब भी सेक्स जो भी प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें जो नर का शुक्राणु है वो मादा के फैलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिनी में पहुंच जाता है, जहां अंडाणु भी मौजूद होता है। अब जो अंडाशय होता है उसमें से एक एक अंडा परिपक्व होकर निकलता है, जिसको हम लोग एग के नाम से जानते हैं। शुक्राणु का प्रवेश, और जैसे ही निषेचन प्रक्रिया में क्या होगा कि नर और मादा भाग दोनों का मिलन होगा, तो शुक्राणु जो होगा वो नर भाग है। कई शुक्राणु अंडाणु को घेर लेते हैं, लेकिन केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु की बाहरी परत को भेदकर उसके अंदर प्रवेश कर पाता है। यानी जो अंडा है अगर उसमें जो स्पर्म प्रवेश किया वही धीरे धीरे बेबी के रूप में फॉर्मेशन उसका होगा। स्पर्म तो बहुत सारा रिलीज होता है एक बार में, लेकिन जो एक तक पहुंच गया उसी का जो है वो आगे बढ़ता है।
उसके बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण। शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक के साथ मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाता है, जिससे नए जीव के लिए आनुवंशिक सामग्री का संयोजन होता है। यानी अंडाणु और शुक्राणु का केंद्रक मिलके एक नए युग्मनज का फॉर्मेशन कर देता है और वही आगे चल के जीव के रूप में वृद्धि विकास कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या बच्चों, भ्रूण का विकास। युग्मनज फिर फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है, जहां यह भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। स्ट्रक्चर देखोगे तो आप लोग को और समझ में आएगा, लेकिन थ्योरी भी आप लोग को देखना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे अब स्ट्रक्चर में और अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए, महत्व क्या क्या है। तो लैंगिक जनन का महत्व बहुत सारा है, जिसके कारण विभिन्नता उत्पन्न हो सकता है। फिर निषेचन के बाद ही नए जीव के जीवन चक्र की शुरुआत हो जाती है। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, नए जीव का बनने का प्रोसेस चालू हो गया। निषेचन दो प्रकार का होता है बच्चों, एक आंतरिक निषेचन और एक बाहर निषेचन। नाम ही से क्लियर है, रटने का कोई आवश्यकता नहीं है। आंतरिक यानी अगर निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर हो रहा होता है तो उसको हम लोग आंतरिक निषेचन के नाम से जानते हैं, और यदि निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर हो रहा होता है तो उसको हम लोग बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निषेचन का प्रक्रिया आप लोग को दिखाया दिया है। यहाँ पर पुष्प में दिखाया गया है और यहाँ पर मनुष्य में दिखाया गया है। ये जो है बच्चों, ये मादा का जनन अंग है, और यहाँ पर से देख रहा होगा कई सारे स्पर्म इस योनि के मार्ग से होता हुआ, गर्भाशय से होता हुआ, अंडवाहिनी से होता हुआ अंडाशय की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे आपको ओवरी दोनों साइड दिख रहा होगा, एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब देखने को आप लोग को मिल रहा होगा। इसको हम लोग अंडवाहिनी और इसको हम लोग अंडाशय के नाम से हिंदी में जानते हैं। अंडाशय से जो अंडा होता है वो परिपक्व होकर निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब तक आता है, और यहाँ से जो होता है सेक्स के दौरान स्पर्म निकल कर जाता है और वो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ अंडाशय में जो अंडा परिपक्व हो गया रहता है उसको विभेद करता है। और जब अंडे से जो है स्पर्म जुड़ जाता है तो वही आगे चल के युग्मनज और युग्मनज से बेबी का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें अलग अलग स्टेप होता है और फिर अलग अलग तरीके से बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो है आप लोग पुष्प में देख रहे होंगे, सबसे पहले जो परागकण था वो वर्तिकाग्र पर आया और यहाँ से एक नली डेवलप हो गया जिसको हम लोग पराग नली के नाम से जानेंगे। वो आएगा और यहाँ पर जो मादा भाग में मिल जाएगा उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे दोनों में आप लोग को आंतरिक निषेचन देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि शरीर के अंदर हो रहा है। कुछ जीवों में शरीर के बाहर भी निषेचन होता है और उस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, निषेचन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, निषेचन के पश्चात पुष्प में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिससे बीज और फल का विकास होता है। यानी निषेचन प्रक्रिया तो हो ही गया, लेकिन निषेचन प्रक्रिया के बाद भी बहुत सारा डेवलपमेंट आपको लोगों को पेड़ पौधों मतलब पुष्प के अंदर देखने को मिलता है। तो निषेचन के बाद क्या होता है बच्चों, जो बाह्यदल होता है, जो दल होता है, जो परागकोश होता है, जो तंतु होता है, जो वर्तिका होता है, जो वर्तिकाग्र होता है, ये सब सूख कर मुरझाकर गिर जाता है। और जो अंडाशय होता है वो फल में, और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, और जो अंडाशय भित्ति होता है वो फल भित्ति में बदल जाता है। तो चलिए हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं इसको। क्या एक बार नेक्स्ट ही करेंगे हम लोग। हाँ, तो देखिए, मुख्य परिवर्तन के अंडाशय का फल में और बीजांड का बीज में और युग्मनज का भ्रूण में विकसित होना शामिल है। ठीक है, पंखुड़ी यानी दल, पुंकेसर यानी नर वाला भाग और वर्तिकाग्र यानी मादा वाला भाग, ये सब सूख कर क्या होता है, गिर जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उसमें परिवर्तन आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए, निषेचन के पश्चात क्या होता है, जो अंडाशय होता है बच्चों वो किस में बदल जाता है, तो वो जो अंडाशय भित्ति, अंडाशय फल में बदल जाता है और अंडाशय भित्ति जो है फल भित्ति में बदल जाता है। जो बीजांड है बच्चों वो बीज में बदल जाता है। युग्मनज जो है ये विभाजन और विभेदन द्वारा भ्रूण में यानी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी युग्मनज से किसका निर्माण हो जा रहा है, भ्रूण का निर्माण हो जा रहा है। बीजांड आवरण क्या है बच्चों, तो बीजांड के बाहरी आवरण को बीज चोल या फिर सीड कोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो बीजांड का बाहरी आवरण है वो क्या कर देता है, बीज चोल से बीज चोल में बदल जाता है। यानी जैसे फल बीजांड जो ये है क्या नाम है, अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति जो है वो फल भित्ति में बदल जा रहा है, उसी तरीके से जो बीज का भित्ति होगा वो किस में बदल जाएगा, वो बीज चोल में बदल जाएगा। प्राथमिक भ्रूण केंद्रक,
ये क्या है, ये विभाजित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है जो बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देता है। पुष्प के अन्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और वर्तिका आमतौर पर सूख कर क्या हो जाता है बच्चों, गिर जाता है। समझ में आ गया होगा। अपवाद क्या है, टमाटर, बैगन, फलों में बाह्य दल जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो अपवाद आप लोग को एक बार याद रखना होगा, तो याद रख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट इसमें उतना नहीं है। लेकिन निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है, यह महत्वपूर्ण है और उसको ध्यान भी रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, जंतुओं में लैंगिक जनन एक प्रक्रिया है। जंतुओं में भी लैंगिक जनन हो सकता है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेंगे, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा भागों का संलयन होता है और जिससे संतान उत्पन्न होता है, और इसी प्रक्रिया को निषेचन के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो जनकों के गुणसूत्र मिलकर एक द्विगुणित युग्मक, युग्मनज या फिर जाइगोट का निर्माण करते हैं जो विकसित होकर जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और लैंगिक जनन के दौरान ही हम लोग को विभिन्नता देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और डीप में समझते हैं। अब देखिए प्रजनन के प्रकार। यहाँ पर प्रजनन देखिए दो तरीके से प्रजनन हो सकता है, एक जरायुज और एक अंडप्रजक। जरायुज क्या होता है, जो जनन, जिस जनन के दौरान जीव जो है वो बच्चे उत्पन्न करता है वो हम लोग को जरायुज में आ जाएगा, और जो अंडा उत्पन्न करता है वो ओविपेरस में आ जाएगा। ठीक है, और जिसको हम लोग हिंदी में अंडप्रजक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले जीवधारी जो होते हैं वो अंडप्रजक या फिर ओविपेरस कहलाते हैं, बच्चे देने वाले विविपेरस या फिर जरायुज कहलाते हैं। द्विलिंगी और एक लिंगी क्या होता है, जब नर और मादा एक ही पुरुष में, एक ही भाग में, एक ही जीव में पाया जाता है तो उसको हम लोग द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी के नाम से जानते हैं। और जब हम लोग को नर और मादा अलग अलग शरीर में देखने को मिलता है तो उसको हम लोग एक लिंगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या लिखा है बच्चों, जोंक जैसे जीवों में एक ही शरीर में दोनों अंग पाए जाते हैं, यानी नर और मादा दोनों जोंक में देखने को आपको मिल जाएगा। जबकि जो केचुआ है उसमें भी आप लोग को नर और मादा दोनों भाग देखने को मिल जाएगा। मनुष्यों में नर अलग और मादा अलग होता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अभी तक आप लोग चैनल पे बने हुए हैं तो आप लोग शिवांश क्लासेस बीएनएस को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो वीडियो है उसको भी देखिए, कमेंट करिए और तबाही मचा दीजिए। चलिए और अगला। अब देखिए यहाँ पर मादा जनन तंत्र का बात हो रहा है, जिसको इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। जो मादा जनन तंत्र है बच्चों, जो मादा जनन तंत्र है बच्चों, वो भी कई भागों से मिलकर बना है, जैसे कि अंडाशय से, फैलोपियन नली से या फिर अंडवाहिनी से, और उसके बाद गर्भाशय से और योनि से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो मादा जनन तंत्र है उसमें अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि शामिल है। इसका मुख्य कार्य अंडाणु का उत्पादन, निषेचन के लिए अनुकूल वातावरण, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का पोषण और शिशु का जन्म है। यह प्रक्रिया ओव्यूलेशन और मासिक धर्म चक्र द्वारा नियंत्रित होती है, यानी मासिक धर्म के द्वारा और ओव्यूलेशन प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें एग रिलीज होता है, उस प्रक्रिया के द्वारा जो है कि मादा जनन तंत्र को हम लोग पूरी तरीके से समझ सकते हैं, और उसके क्या क्या भाग हैं इसको और डीप में जाते हैं और समझते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आ गए कि मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग क्या है, अंडाशय है। ठीक है, और अंडवाहिनी है जिसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, गर्भाशय है, गर्भाशय ग्रीवा है और योनि है। तो अंडाशय क्या होता है बच्चों, एक जोड़ी यानी दो उपस्थित होता है, जो अंडाणु और हार्मोन का निर्माण करता है। हार्मोन कौन कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये मादा हार्मोन है। ठीक है, और अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब क्या है, तो ये जो है वो अंडाशय में से जो भी एग रिलीज होता है उसको कहां तक पहुंचाने का काम करता है, गर्भाशय में। ठीक है, और अंडाशय में ही क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया संपन्न होता है, ये याद रखे रहना। गर्भाशय क्या होता है बच्चों, तो ये नाशपाती के आकार का एक अंग है जहां भ्रूण का विकास होता है, यानी जैसे नर युग्मक मादा युग्मक मिल गया, उसके बाद युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज और विकसित होकर भ्रूण का निर्माण हुआ, तो भ्रूण जो होगा वो गर्भाशय के भित्ति में जाके चिपक जाएगा और वहीं से माता से पोषण ले लेके शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा क्या है, तो गर्भाशय का निचला हिस्सा योनि से जुड़ता है, जिसको हम लोग गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानते हैं। योनि क्या है बच्चों, योनि एक मांसपेशी नली है जो गर्भाशय ग्रीवा को शरीर के बाहर से जोड़ती है। ठीक है, जब भी हम लोग सेक्सुअल कांटेक्ट आते हैं तो हम लोग जो वेजाइना योनि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं।
मादा जनन तंत्र का काम क्या क्या है बच्चों? तो उसका काम है अंडाणु उत्पन्न करने का, यानी प्रत्येक माह में जो होता है वो एक अंडाणु परिपक्व होता है, ठीक है। उसके बाद निषेचन होता है, शुक्राणु और अंडा का, जो अंडे का होता है शुक्राणु और अंडे का निषेचन कहाँ पर होता है? तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी में होता है। गर्भावस्था क्या होता है? तो जो निषेचित अंडा होता है वो भ्रूण बन के गर्भाशय में पोषण प्राप्त करता रहता है। मासिक धर्म क्या है बच्चों? ये पूछता है, मेंस्ट्रुएशन। निषेचन न होने पर गर्भाशय की परत टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है, यानी जो अंडे का निर्माण हुआ है, अगर शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंचा तो जो अंडा होगा वो फट जाएगा, रैप्चर होगा, उसका जो भित्ति है वो रैप्चर हो जाएगा और वो ब्लड के रूप में शरीर से बाहर आ जाएगा। यही जो प्रक्रिया है इसको हम लोग मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। हार्मोनल नियंत्रण क्या है बच्चों? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो निकलता रहता है, किसमें से? फीमेल में से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मादा जनन तंत्र का संरचना दिखाया गया है आपको। ये दिख रहा होगा आपको, अंडाशय दिख रहा होगा एक जोड़ी, और एक जोड़ी इसके लिए फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी भी दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा गर्भाशय, और यहाँ पर उसका ग्रीवा दिख रहा होगा। गर्भाशय का आखिरी हिस्सा जो है वो ग्रीवा है, जो कि योनि को जोड़ने का काम करता है। और योनि जो है वो मांसपेशी वाला अंग है, जो कि सेक्स के दौरान हम लोग को मेल के रिप्रोडक्टिव अंग को अंदर ले जाने में मदद करने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब निषेचन या फिर निषेचन का प्रक्रिया होगा तो यहाँ से स्पर्म अंदर आएगा और गर्भाशय में प्रवेश होता हुआ फिर वो अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही वो अंडवाहिनी में प्रवेश करेगा, यहाँ अंडाशय में अंडा परिपक्व होकर निकलेगा और वो जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में आएगा तो जो स्पर्म होगा वो अंडे से निषेचित हो जाएगा, मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। उसी प्रक्रिया को निषेचन कहेंगे। और निषेचन का प्रक्रिया कहाँ पर हुआ? तो वो अंडवाहिनी में हुआ। और जब निषेचन हो जाएगा तो वो युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज से वो भ्रूण का रूप ले लेगा और वो आके यहीं पे चिपक के, गर्भाशय पर चिपक के पोषण उससे लेता रहेगा। और धीरे धीरे वो भ्रूण से एम्ब्रियो से फीटस, यानी धीरे धीरे बच्चे जैसे संरचना का निर्माण होगा और फिर बच्चा यहीं से बाहर निकल जाएगा। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए महिलाओं में प्रमुख द्वितीयक यौन लक्षण क्या है, यानी प्यूबर्टी। जब भी यौनावस्था प्रारंभ हो जाता है तो उसमें क्या क्या चेंज होता है। जैसे कि लड़कियों का जो है वो आवाज थोड़ा सा महीन हो जाता है, ठीक है। और लड़कों में आवाज भारी हो जाता है। लड़कों में जो है कि वो दाढ़ी ओढ़ी बाल उल देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्यूबर्टी का मेन लक्षण क्या क्या है। तो देखिए स्तन ग्रंथि का विकास हो जाता है। सबसे प्रमुख परिवर्तन स्तनों का आकार बढ़ना और निप्पल का विकास होना है। कूल्हों का चौड़ा होना, शरीर में वसा का वितरण बदलता है, जिससे कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। बालों की वृद्धि, अलग अलग जगह पर बाल हम लोग को देखने को मिल जाएगा प्यूबर्टी के दौरान। और मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी स्टार्ट हो जाएगा। मासिक धर्म का शुरू होना प्यूबर्टी के दौरान ये हो जाता है, यौनारंभ के समय। आवाज बदल जाता है, आवाज में सुरीलापन आ जाएगा, नर के तुलना में और बारीक हो जाएगा। त्वचा जो होता है, त्वचा कोमल हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। और त्वचा के नीचे वसा यानी फैट का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब फीमेल में देखने को मिलता है प्यूबर्टी के दौरान। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। जनन तंत्र उन अंगों का समूह होता है जो संतानोत्पत्ति में सहायक करता है। यानी जनन तंत्र क्या है? ऐसा अंग जो संतान को उत्पन्न करने में जो सहायक अंग है, उस अंग के समूह को हम लोग जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। नर के जनन अंग में निम्नलिखित चीज है, जैसे वृषण है और शुक्राणु नलिका है, शिश्न है। इसमें वृषण नर के मुख्य जनन अंग है तथा शेष सभी सहायक जनन अंग है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वृषण क्या है, शुक्राणु क्या है, जो है कि वृषण कोश क्या है, और शुक्राणु नली क्या है, मूत्राशय क्या है, और मूत्र नली क्या है, शिश्न क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग, देखिए वृषण है, उसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे अधिवृषण, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वृषण क्या है? तो ये शुक्राणु और टेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? तो वो वृषण में होता है, फिर इंग्लिश में टेस्टिस में होता है। ये वृषण कोश के अंदर होता है। जो वृषण होता है वो किसके अंदर होता है? वृषण कोश के अंदर, जो शुक्राणु को उत्पन्न करता है और शरीर के तापमान से थोड़ा कम ताप बनाए रखता है। यानी शुक्राणु को उत्पादित करने के लिए जो वृषण होता है वो शरीर से बाहर की तरफ होता है, ताकि जो शरीर के ताप पर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो उससे कम ताप को उसको चाहिए, ठीक है।
वृषण कोश कहाँ है, क्या है बच्चों? तो ये त्वचा की एक थैली है जो वृषण को ढककर सुरक्षित रखती है। यानी वृषण जहां पर उपस्थित होता है, जिस कोश में रहता है, वो वृषण कोश कहलाता है। और जो वृषण कोश है वो उसके तापमान को कंट्रोल करने का काम करता है। अधिवृषण क्या है बच्चों? यह एक कॉइल्ड कुंडली यानी बहुत घुमा घुमा जैसा संरचना है, जहां पर शुक्राणु जो होता है वो परिपक्व होता है, बढ़ता है। समझ में आ गया होगा बच्चों? थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि जो अधिवृषण क्या है, यह एक क्वाइल्ड ट्यूब है जहां शुक्राणु परिपक्व होता है, यानी बहुत मुड़ा हुआ संरचना है जहां पर शुक्राणु क्या होता है, उसका विकास होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं इसको और गहराई से। यहाँ पर देखिए शुक्रवाहिका का नाम जिक्र हुआ है। शुक्रवाहिका क्या होती है? शुक्रवाहिका जो होती है वो बच्चों शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। क्या लिखा है? यह एक मजबूत नली है जो अधिवृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाती है। ठीक है, शुक्राणु को क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा। सहायक ग्रंथि कौन कौन सा है? तो वीर्य पुटिका है, जिससे क्या होगा? शुक्राणुओं का पोषण होता है और उसको चलने फिरने में मदद करता है, एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि है बच्चों, ये वीर्य का एक और घटक स्रावित करती है जो शुक्राणुओं को पोषण देता है और मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। ठीक है, और बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि क्या है? ये मूत्र मार्ग को चिकना बनाती है और उससे अम्लीय होने से बचाती है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख ग्रंथि है जो आप लोग को याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर और फ्लावर का स्ट्रक्चर, ये तीनों तो मेन स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का। तो आप लोग को पूरा समझना है, भले बैक करके एक बार देखना पड़े। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए शिश्न क्या है बच्चों? तो यह बाहरी जननांग है जिसमें साफ और ग्लांस होता है। ठीक है, यानी अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो साफ साफ समझ जाएंगे और अच्छा से भी समझ जाएंगे। और यह वीर्य और मूत्र दोनों के लिए मार्ग का काम करता है, यानी वीर्य और मूत्र जिस भाग से शरीर से बाहर निकलता है वो शिश्न कहलाता है। मूत्र मार्ग क्या है बच्चों? तो यह एक नली है जो मूत्राशय से मूत्र और प्रोस्टेट वीर्य पुटिका से वीर्य को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। जो मूत्र मार्ग है उसके थ्रू शरीर से जो है मूत्र और वीर्य बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पर कुछ आपको हिस्सा दिख रहा होगा जो कि मेल का पार्ट है। अब इसमें बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा सबसे पहले ये जो है ये वृषण कोश है। ठीक है, तो जहां पर वृषण उपस्थित है वो जो संरचना है वो वृषण कोश है, और इसके अंदर ये जो संरचना दिख रहा होगा आपको ये वृषण है। इसके ऊपर जो बहुत सारा कुंडली सफेद कलर का यहाँ पर कुछ आप लोग को नली दिख रहा होगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो चलिए बच्चों, तो आप लोग को दिख ही रहा होगा ये जो कुंडली जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग अधिवृषण के नाम से जान रहे हैं। और यहाँ से जो नली निकला है इस नली को हम लोग शुक्रवाहिका के नाम से जान रहे हैं। और ये शुक्रवाहिका जो है वो जहां पर जाके मिल रहा है उसको हम लोग शुक्राशय के नाम से जान रहे हैं। ये जो शुक्राशय है यहाँ पर शुक्राणु इकट्ठा होता है। ठीक है, और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ये वृषण में होता है। वृषण कहाँ होता है? तो वृषण कोश में होता है। वृषण कोश कहाँ होता है? तो वो शरीर से बाहर की ओर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिस तापमान पर शुक्राणु को निर्माण होगा वो तापमान उसको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक ग्रंथि यहाँ पर दिख रहा होगा जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जान रहे हैं। और ये यहाँ पर एक और ये जो नली दिख रहा होगा आप लोग, इस नली को हम लोग मूत्र मार्ग के नाम से जान रहे हैं, जहां से शुक्राशय से शुक्राणु निकलता है और मूत्राशय से मूत्र निकलकर इस नली द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये जो मांसपेशी से बना अंग है इसको हम लोग लिंग या फिर शिश्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को नर और मादा दोनों भाग समझ में आ गया होगा और पुष्प का भी संरचना समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं और समझते हैं। अब देखिए पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे फीमेल में हम लोग देखेंगे स्तनों का बढ़ना, कुल्हों का बढ़ना, आवाज का सुरीलापन, तो उसी तरीके से हम लोग मेल में भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? चेहरे और शरीर पर अलग अलग जगह पर हम लोग को बाल उग जाएगा, जैसे कि देखने को मिल रहा है दाढ़ी, मूछ, छाती पर बाल, यहाँ पर या फिर जलन क्षेत्र में बाल देखने को आप लोग को मिल सकता है। आवाज का भारी होना, धीरे धीरे शरीर का आकार जो है बढ़ने लगता है, शरीर के संरचना में बदलाव आ जाता है, कंधा चौड़ा हो जाता है, छाती का विकास हो जाता है, मांसपेशी में वृद्धि हो जाता है और त्वचा में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। हड्डी का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है और भारी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और समझते हैं इसको और अच्छे से।
अब देखिए ये सभी परिवर्तन जो होता है वो 15 से 18 वर्ष की आयु के आसपास प्यूबर्टी में हम लोग को दिखाई दे देता है, यानी प्यूबर्टी के दौरान ये सब परिवर्तन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। मनुष्य में शुक्राणु पुरुष प्रजनन कोशिका होती है जो वीर्य के साथ स्खलित होती है और अंडे को निषेचित करती है, यानी जो नर का जो कोशिका है जनन वाला वो है शुक्राणु, और जो कि किसके साथ निकलता है तो वो सीमेन या फिर वीर्य के साथ निकलता है और गति करता है। और ओवम यानी अंडे जो कि मादा का कोशिका है उसको निषेचित यानी मिल जाता है, जुड़ जाता है, उसको निषेचित करने का काम करता है और गर्भ धारण कराता है, यानी जब नर वाला भाग स्पर्म मादा वाले भाग ओवम से मिलता है तो गर्भ धारण होता है, बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है। ये वृषण में बनता है, तो वृषण या फिर टेस्टिस में क्या बनता है तो स्पर्म या फिर शुक्राणु का निर्माण यहीं पे होता है। इनका आकार सिर यानी हेड और पूंछ जैसा होता है, यानी अलग अलग भाग में बना होता है। भी हम लोग स्पर्म का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका सिर अलग होता है और पूंछ अलग होता है, और ये अपनी पूंछ हिलाकर तैरते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी पूंछ जो है उसको गति करने में मदद करता है। एक स्वस्थ जो पुरुष है एक बार में करोड़ों शुक्राणु को अपने शरीर से छोड़ सकता है। इनकी सामान्य संख्या 15 मिलियन से 200 मिलियन प्रति मिलीलीटर वीर्य होती है, ठीक है। तो इनके कमी को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जान सकते हैं, यानी अगर स्पर्म का थोड़ा सा कमी है तो उसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए शुक्राणु का संरचना हम लोग को इसमें देखने को दो भाग मिलेगा, एक सिर और एक पूंछ। जो सिर वाला भाग होता है उसमें अनुवांशिक सामग्री जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के नाम से जानते हैं वो उपस्थित होता है, जो अंडे के साथ मिलकर नए जीव का निर्माण कर देता है। एक मध्य भाग होता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो मैथ वाले भी स्टूडेंट जानते ही होंगे, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। और वो कहाँ पर उपस्थित होता है? शुक्राणु के मध्य भाग में, जो पूंछ की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, वो भी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए इसे शुक्राणु का पावर हाउस या वे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ठीक है। जो पूंछ है वो क्या काम करता है बच्चों? तो उसको तैरने में या फिर गति करने में मदद करता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शुक्राणु का निर्माण बच्चों वृषण में होता है और लगभग 3 महीना लेता है, लेकिन यह निरंतर चलता रहता है, इसलिए शुक्राणुओं की आपूर्ति लगातार बनी रहती है। यानी शुक्राणु का जो निर्माण होता है उसको लगभग 3 महीना लग जाता है एक पूरी तरीके से शुक्राणु का निर्माण होने में, और लगातार हो रहा है, इसलिए शुक्राणुओं का कमी जो है वो लगभग नहीं होता है, लेकिन ज्यादा मास्टरबेट करने से ये हो सकता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसको और डीप में समझते हैं। अब देखिए जनन स्वास्थ्य का अर्थ। जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना, न कि केवल बीमार की अनुपस्थिति। यानी अगर आप केवल बीमार नहीं है तो आपको पूर्ण रूप से जनन स्वास्थ्य के योग्य न माना जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं हो, आप मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ हैं तो आप एक जनन स्वास्थ्य के लिए परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। केवल ये नहीं कि आपको कोई बीमारी ना हो, बल्कि इसके साथ साथ सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं और समझ में आते हैं। जनसंख्या किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक निश्चित समय पर रहने वाले व्यक्तियों या जीवों की कुल संख्या, यानी किसी क्षेत्र में जितने भी जीव रह रहे हैं वही हम लोग के समष्टि या फिर जनसंख्या का निर्माण कर देते हैं। लिंग अनुपात किसी जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। लिंग अनुपात क्या है बच्चों? तो किसी जनसंख्या में 1000 पुरुष पर कितनी महिला उपस्थित है वही हम लोग को लिंग अनुपात दर्शाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और समझते हैं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि से होने वाली प्रमुख हानि यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, तो देखिए रहने के लिए मकान का कमी पड़ेगा, खाने के लिए खाने का कमी पड़ेगा, पहनने के लिए कपड़े का कमी पड़ेगा, बेरोजगारी और भी बढ़ जाएगा, और आप उस तरीके से अच्छे आप अपने आप को पर्याप्त ढंग से सब सामग्री उपस्थित नहीं करवा पाएंगे जिस तरीके से कम पॉपुलेशन में हो जाएगा। अगर एक आदमी का 10 बच्चा है तो वो उसको ना अच्छा से पढ़ा पाएगा, ना खिला पाएगा, ना पहना पाएगा, ना घुमा पाएगा और ना उसको रख पाएगा। और अगर उसका एक बच्चा है तो वो उसको सब व्यवस्थित ढंग से कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की जनसंख्या वृद्धि से आप लोग को हानि तो पता ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको समझा जाए। परिवार नियोजन क्या है बच्चों? तो परिवार नियोजन एक प्रक्रिया ही है एक तरीके से, मतलब जिसमें हम लोग जानकारी देते हैं गर्भधारण के संबंधित।
तो गर्भधारण को सीमित करने, 2 बच्चों के बीच उचित अंतराल रखने या बच्चों की संख्या तय करने की प्रक्रिया है जो आधुनिक गर्भारोधक या प्राकृतिक तकनीकियों का उपयोग करके की जाती है। यह मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य, गर्भपात की रोकथाम और जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इन्हीं परिवार नियोजन, भरपेट भोजन, आप लोग एक नारा सुनने ही होंगे। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या को कंट्रोल करने का एक तरीके से उपाय है, जिसमें हम लोग माँ और शिशु दोनों के जो है स्वास्थ्य को ध्यान रखते हैं और इसमें जानकारी दिया जाता है कि कैसे हम लोग जनसंख्या को कम रखकर और अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, और नए नए तकनीकी का उपयोग भी इसमें किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे रोकथाम और जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक रोकथाम क्या क्या कर सकते हैं। जनसंख्या को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय बना सकते हैं। तो जनसंख्या को रोकने के लिए 2 तरीके का उपाय है। एक जो है वो स्थायी विधि है और एक अस्थायी विधि है। तो स्थायी विधि क्या है बच्चों? स्थायी विधि में हम लोग क्या करते हैं, पुरुष जो है उसमें नसबंदी हो जाता है और जो महिला है उसमें नसबंदी नहीं, जो नलबंदी हो जाता है। ठीक है, तो पुरुष में जो है वो हम लोग को वेसेक्टोमी देखने को मिल जाएगा और महिला में ट्यूबेक्टोमी देखने को मिल जाता है। महिला में क्या होता है बच्चों की, जो अंडाशय से जो एक नली निकलती है जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं, उस नली को काट दिया जाता है और काट के बांध दिया जाता है। और जब उस नली में अंडा प्रवेश ही नहीं करेगा तो निषेचन होगा ही नहीं, और जब निषेचन होगा ही नहीं तो गर्भधारण होगा ही नहीं। पुरुष में क्या करते हैं, शुक्र वाहिनी को काट देते हैं और शुक्र वाहिनी को काट के बांध देते हैं, क्योंकि जब शुक्राणु का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, शुक्राणु का निर्माण ही नहीं होगा, तो शुक्राणु अंडे तक पहुंचेगा ही नहीं और अंडे को निषेचित कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये तो स्थायी विधि है, यानी एक बार कट गया तो कट गया। ठीक है, फिर हम लोग अस्थायी विधि भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए परिवार नियोजन का विधि क्या क्या है बच्चों। तो अस्थायी विधि में 2 बच्चों के बीच अंतराल, यानी एक अगर बच्चा हो गया तो एक 2-4 साल 5 साल के बीच बाद हम लोग दूसरे बच्चे का प्लानिंग कर सकते हैं। गर्भ निरोधक गोली का उपयोग कर सकते हैं, जैसे माला एन और माला डी या फिर गोली छाया जैसा कुछ गर्भ निरोधक गोली जो कि मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि गर्भ धारण नहीं होगा। उसके बाद कुछ इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ IUCD का उपयोग कर सकते हैं, यानी कॉपर टी का उपयोग कर सकते हैं, जो कि यह 5-10 साल तक गर्भावस्था को रोकने वाली एक प्रभावी तकनीकी है। यानी कॉपर टी जो है वो हम लोग महिला जनन तंत्र में लगा के हम लोग गर्भधारण से बच सकते हैं। ठीक है, ये कुछ अस्थायी विधि। और आगे चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर एड्स का दिया है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है बच्चों? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। ये किसके कारण होता है बच्चों? तो ये HIV के कारण होता है, और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि जो एड्स है वो कौन से वायरस के कारण होता है। तो HIV के कारण होता है। इसमें होता क्या है बच्चों? तो एड्स में जो होता है वो हम लोग के प्रतिरक्षा तंत्र को ही कमजोर कर देता है। HIV वायरस जो होता है वो हम लोग के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम पर ही डायरेक्ट हमला बोलता है और हम लोग से जो रोगों को लड़ने का क्षमता है उसको छीन लेता है। और ये भी एक बहुत खतरनाक और भयानक बीमारी है जो कि लैंगिक संपर्क से या फिर किसी दूसरे के सिरिंज या फिर ब्लेड के उपयोग से हो सकती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब इसमें लिखा गया है बच्चों कि एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV के कारण होता है। यह वायरस शरीर के रोग यानी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति को अन्य संक्रमणों या फिर बीमारी से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। जब देखिए एक गांव में हमला होता था, बार बार हमला होता था, जो चोर होता था वो किसी गांव के व्यक्ति को मारता था और जो व्यक्ति होता था वो डॉक्टर के पास जाता था और पुनः ठीक हो जाता था। ऐसा करते करते 10-20 बार हुआ और जो चोर था अगले बार डॉक्टर को ही मार दिया, और जब डॉक्टर को मार दिया तो पूरा गांव धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसी तरीके से जो HIV है वो इतना खतरनाक वायरस है कि हम लोग के शरीर के डॉक्टर को ही मार देता है। तो हम लोग का जो शरीर है वो दूसरे रोगों से लड़ ही नहीं पाता है। तो जब वो दूसरे रोगों से लड़ ही नहीं पाएगा तो हम लोग एक तरीके से धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लड़ने में असमर्था हो जाता है और HIV संक्रमण का सबसे गंभीर और अंतिम चरण है। ठीक है, यानी HIV जब हो जाएगा तो समझ लो क्या लिखा है, अंतिम चरण है। तो इसलिए ध्यान रहो और सजग रहो। एड्स क्या है बच्चों? तो एड्स कोई बीमारी नहीं बल्कि सिंड्रोम है, लक्षण है। ठीक है, जो कि HIV के कारण होता है। यह शरीर की CD4 कोशिका यानी T कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जो संक्रमण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने पर व्यक्ति टीबी, निमोनिया और कुछ कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा और आगे चलते हैं और देखते हैं HIV क्या है। तो एड्स कैसे फैलता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। संक्रमित रक्त के संपर्क से, असुरक्षित यौन संबंध से, यानी मान लीजिए आपको ब्लड डोनेट करना है या फिर ब्लड का आवश्यकता है, तो पहले आप ब्लड का जांच करवा लीजिए कि उस ब्लड में कोई किसी भी प्रकार का कमी तो नहीं है। हो सकता है कि आपको जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको HIV हो, एड्स हो, और वो आपको ब्लड डोनेट कर दे तो आपको भी एड्स हो जाएगा। तो पता चला जैसे आप ब्लड से नहीं बढ़े उससे उससे तो HIV से ही मर जाओगे। उसके बाद असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, मतलब अगर आप लैंगिक संपर्क बना रहे हैं तो फिर कंडोम वंडोम का उपयोग करिए और असुरक्षित यौन संबंध से आप बचिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, संक्रमित सुइयों या सिरिंजों, यानी अगर आप अस्पताल में जा रहे हैं तो नई सुइयों का उपयोग करिए। हो सकता है कि किसी HIV के मरीज को वो इंजेक्शन लगा हो और वही इंजेक्शन का उपयोग आपके ऊपर हो जाए तो आपका काम खत्म है। उसके बाद बच्चों क्या है, तो माँ से बच्चे को गर्भावस्था, प्रसव या फिर स्तनपान के दौरान, यानी अगर माता को होगा ये रोग तो अगर उसका स्तनपान बच्चा कर रहा है तो उसको भी ये रोग होने का संभावना है। ठीक है, तो इसका लक्षण क्या होता है बच्चों, तो जब ये हो जाता है तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी हम लोग का इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, लगातार बुखार आएगा, रात को भी पसीना होने लगेगा। उसके बाद अत्यधिक थकान महसूस होगा, वजन कम हो जाएगा, लंबे समय तक उल्टी और पेट में मरोड़ टाइप का आएगा, बार बार मुंह में छाला हो जाएगा, गले में खराश हो जाएगा या फिर त्वचा पर चक्का चक्का जैसा साइन देखने को आप लोग को मिल जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को HIV एड्स के बारे में समझ में आया होगा और ये भी इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट। तो अब देखिए मुख्य अंतर क्या है बच्चों, तो जो HIV है वो एक तरीके का वायरस है। एड्स और HIV में क्या अंतर है, HIV जो है वो वायरस है, एड्स जो है वो उस वायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV पॉजिटिव जो व्यक्ति है एड्स नहीं होता है, HIV पॉजिटिव व्यक्ति को एड्स नहीं होता, लेकिन एड्स होने का मतलब किसी व्यक्ति का HIV पॉजिटिव है, यानी HIV पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं उसको एड्स है, लेकिन एड्स है तो वो HIV पॉजिटिव जरूर होगा और उसका प्रतिरक्षा तंत्र भी बहुत कमजोर हो चुका होगा। तो एड्स से या फिर HIV जैसे गंभीर बीमारी से कैसे बचा जाए, तो चलिए देखते हैं, बच के रहिए। एड्स का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, यानी अगर एक बार हो गया तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा और जाना चाहिए। लेकिन जो ART जैसे एंट्री, मतलब ART बीमारी के विकास को धीमा कर सकती है, लेकिन जो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवा ऐसा है जो कि इसको धीरे धीरे कम मतलब मेंटेन रख सकता है। ठीक है, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, मतलब सुरक्षित यौन संबंध रखिए, सुइयों का साझा मत करिए और संक्रमित व्यक्ति से रक्त का लेन देन मत करिए, जिससे आप बच सकते हैं। और जब आप बाल या दाढ़ी बनवाने जाएं तो नया ब्लेड का उपयोग भी करिए, क्योंकि अगर उसके रक्त और आपके रक्त में मिल गया तो आपका रक्त हो जाएगा भाग और आप हो जाएंगे सख्त। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब शायद कोई अंतिम टॉपिक है नहीं, देख लीजिए एक बार, नहीं है ना? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा और आप अभी तक हम लोग के चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए। और भी आप लोग को कोई वीडियो चाह रहा है या फिर चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे और आप लोग के सामने लाएंगे। चलिए, धन्यवाद, राधे राधे, प्रणाम।